आज तुमने बड़ी देर कर दी आने में। अब मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू होने वाला है, जसवंत ने शिकायती लहजे में कहा, पर उसकी आंखों की चमक ने एक ही पल में सेला को जता दिया कि हमेशा की तरह जसवंत उसकी खिंचाई कर रहा है। अरे मेरे बाबा के साथ कुछ लोग घर आए थे, वहीं देर हो गई, सेला ने हाँफते हुए जवाब दिया। वैसे तो सेला पहाड़ों की रहने वाली थी और कुछ मील की दूरी तय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर घर से निकलने में हुई देरी और जसवंत से आज न मिल पाने के डर से पूरे रास्ते उसकी धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो चली थीं। देखो, पता नहीं हम कितने दिन मिल पाएंगे, तुम बस जल्दी आया करो ना, जसवंत ने इस बार संजीदगी से कहा। यह सुनकर सेला का मुंह उतर आया। बाबा कह रहे थे कि चीनी कभी भी हमला कर सकते हैं, सेला ने दबी आवाज में कहा। यह सुनकर जसवंत के तेवर एकदम बदल गए, मानो एक ही पल में अपनी खास दोस्त का इंतजार करता बेचैन 21 साल का लड़का एकदम से बड़ा होकर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत बन चुका था। तो हम क्या यहां उनका स्वागत करने के लिए आए हैं? जब तक हिंदुस्तानी फौज यहां है और जब तक तुम्हारा जसवंत जिंदा है, चीनी इस इलाके में घुस नहीं पाएंगे। कहते कहते जसवंत अपनी जगह से फौरन उठ खड़ा हुआ, और सेला के रहते भी नहीं, अब सेला ने भी मजबूती से कहा। पर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक मजबूत इरादे के पीछे आने वाले दिनों की बेचैनी को पढ़ लिया था। बेचैनी ये जंग के बादल छटने की और साथ ही एक उम्मीद पौड़ी गढ़वाल के छोटे से गांव में एक साथ लंबी जिंदगी गुजारने की, और बेचैनी इस वक्त को इसी वक्त रोक लेने की। जसवंत ने सेला को गले से लगा लिया। शायद दोनों के आंसू इसी की छांव ढूंढ रहे थे। कौन जानता था कि अगली मुलाकात शायद किसी दूसरी दुनिया में होगी। नवंबर 1962, भारत चीन युद्ध। दांव पर लगा था नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। चीनी सेना तकरीबन एक महीने से अलग अलग फ्रंट से हमला कर रही थी। पंचशील की खुमारी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इन ठंडे नुकीले पहाड़ों पर जाने कब दम तोड़ चुके थे। चीनी सेना ने उस दिन सेला टॉप से हमला शुरू किया, लेकिन उनके रास्ते में आज 4 गढ़वाल राइफल्स के जवान थे। नूरा नांग की पहाड़ियों में बंकर बनाकर दुश्मन का इंतजार करते ये जवान भले ही ऐसी बर्फीली ठंड का सामना करने के साजो सामान से लैस नहीं थे, और न ही उनके पास चीनियों जैसे आधुनिक हथियार या सैनिकों की तादाद थी। लेकिन हर एक जवान के दिल में जो जोश, जुनून और देश की रक्षा करने का हौसला था, वो आखिरकार उस दिन चीनी सेना का काल बनने वाला था। हर जवान ने कसम खाई थी कि एक एक जवान दुश्मन के 20-20 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। सुबह के 5 बजे बंकर से कुछ दूर मोनपा समुदाय के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। मोनपा यानी नेफा के स्थानीय लोग। गार्ड ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को शक हुआ। नूरानांग में अपनी पोस्टिंग के दौरान गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने मोनपा समुदाय के लोगों से अच्छी जान पहचान बना ली थी। उस वक्त वहां इकट्ठा होते लोग भले ही मोनपा की तरह कपड़े पहने हों, पर उनकी चाल ढाल और सुबह ऐसे वक्त पर ऐसी जगह होना उन्हें कुछ और ही बता रहा था। ये बात उसी वक्त कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई गई और सारी चौकी हरकत में आ गई। जवान अपनी बंदूकें लोड करके तैयार थे। लाइट मशीन गन यानी LMG फायरिंग के लिए तैयार हो चुकी थी। मोनपा के भेष में धोखे से हमला करने की साजिश वक्त रहते पकड़ ली गई थी। फिर भी चीनी सेना आगे बढ़ी, लेकिन गढ़वाल राइफल्स ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। बिना ज्यादा नुकसान के भारतीय जवानों ने बड़ी तादाद में चीनी घुसपैठियों को मार गिराया। उस हमले में बचे हुए चीनी सैनिक वापस अपने कमांडर्स के पास भाग खड़े हुए, पर उन्हें यह भी अंदाजा हो गया कि हिंदुस्तानी फौज के कितने जवान उनके सामने हैं। अगला हमला अब और भी बड़ा होने वाला था। एक तरफ 4 गढ़वाल राइफल्स की एक यूनिट और दूसरी तरफ बार बार हमला करने को तैयार 4 चीनी डिवीजनें। कुछ ही देर बाद चीनियों ने दोबारा हमला किया, इस बार पहले से कई गुना सैनिकों के साथ। हिंदुस्तानी सेना ने एक बार फिर डटकर मुकाबला किया और
ये हमला भी नाकाम कर दिया, लेकिन इस बार भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। अलग अलग दिशाओं से आते हुए दुश्मनों को खत्म करते करते कुछ जवान भी शहीद हो गए थे। शायद इससे और ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को आगे करके चीनी सेना ने दूसरे हमले के दौरान हिंदुस्तानी बंकर के सामने वाली छोटी सी पहाड़ी पर एक मीडियम मशीन गन यानी एमएमजी पोस्ट बना ली थी। यही मशीन गन तीसरे और शायद निर्णायक हमले का सबसे कीमती हथियार साबित होने वाली थी। तीसरा हमला शुरू हो चुका था। इस बार चीनी हमलावरों की तादाद पहले से भी ज्यादा थी और अब वो एमएमजी इस लड़ाई को पूरी तरह चीन की तरफ मोड़ने वाली थी। उसका निशाना था हिंदुस्तानी एलएमजी। एलएमजी पोजीशंस पर बार बार निशाना लगाने के कारण गढ़वाल राइफल्स के जवान उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और अब ये जरूरी हो गया था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चीनी एमएमजी को तबाह करना ही होगा। ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ अपनी संख्या के बल पर ही चीनी हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मिशन को अंजाम देने का जिम्मा दिया गया लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और इस मिशन के लिए सबसे पहले अपना नाम देने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को। हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की तो बचपन से ही आदत थी जसवंत की। पौड़ी जिले के बरियों गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते जसवंत से हमेशा उम्मीदें लगी थीं। उम्मीदें अपने पिता का बोझ साझा करने की, उम्मीदें अपने से छोटे भाई बहनों को अच्छी तालीम दिलाने की और अपने घर परिवार को जरा और बेहतर जिंदगी देने की। पर उम्मीदों पर खरा उतरना और अपनों के लिए सब कुछ कर गुजर जाना ही जसवंत की पहचान थे। और आज उम्मीदें थीं उसकी यूनिट की और उसका परिवार पूरा देश था और खासकर नेफा का इलाका और उसके प्यारे से लोग। और सेला भी तो थी, वही मोनपा समुदाय की प्यारी सी लड़की जिसने जसवंत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीनियों को रोकने का वादा किया था, जो नहीं चाहती थी कि उसकी जमीन पर फिर कभी चीनी सेना के कदम भी पड़े। पर कदम तो पड़ ही चुके थे और नेफा को रौंदते हुए आगे बढ़ते ही नजर आ रहे थे। उन्हें और कितना रोका जा सकता था, ये अब त्रिलोकी सिंह, गोपाल गोसाई और जसवंत रावत की हिम्मत और बहादुरी पर निर्भर था। ये तीनों जवान छुपते हुए चट्टानों और झाड़ियों की ओट में धीरे धीरे आगे बढ़े। चीन के सैनिक हिंदुस्तानी पोस्ट पर ध्यान लगाते हुए फायरिंग कर रहे थे। एमएमजी पोस्ट का निशाना भी हिंदुस्तानी एलएमजी की तरफ था। इसका फायदा उठाते हुए जसवंत, त्रिलोकी सिंह और गोपाल सिंह एमएमजी पोस्ट से महज 15 गज की दूरी तक जा पहुंचे। अब उनको एमएमजी पोस्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस पोस्ट में कुल 5 चीनी सैनिक थे। ये तय हुआ कि त्रिलोकी सिंह वहां से कवर फायर देंगे और जसवंत गोपाल सिंह के साथ एमएमजी पोस्ट पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे। त्रिलोकी ने एक चट्टान के पीछे अपनी पोजीशन ले ली। जसवंत और गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़े। जब वो एमएमजी पोजीशन से तकरीबन 12 गज की दूरी पर थे तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में अगला कदम अंजाम देने की हरी झंडी दी। अब वक्त छुपे रहने का नहीं था। दोनों ने अपने बैग से ग्रेनेड्स निकाले और पिन खींचकर एमएमजी पोस्ट की तरफ उछाल दिए। बात बस कुछ सेकंड्स की थी, पर ये कुछ पल बहुत लंबे थे, जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उन्होंने देखा था अपने ग्रेनेड्स को एमएमजी पोस्ट पर बनी पत्थरों की मेड़ पार करते हुए। कहीं उन्होंने ज्यादा ताकत से ग्रेनेड को पोस्ट के दूसरी तरफ तो नहीं फेंक दिया था? कहीं ग्रेनेड्स खराब तो नहीं थे जो अब तक फटे ही नहीं? चंद लम्हों में ऐसे न जाने कितने सवाल उनके मन में आ रहे थे, पर अगले ही पल सब सवालों का जवाब मिल गया। तेज धमाके हुए, ऐसे धमाके जो उनके मन को शांति दे रहे थे। उन्होंने चैन की सांस ली कि दोनों ग्रेनेड एक साथ सही जगह पर फटे थे। पोस्ट के तीनों तरफ बनी पत्थरों की मेड़ ढह चुकी थी। 5 में से 3 चीनी सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन जिसे तबाह करने के लिए यह मिशन रचा गया था,
वो एमएमजी अभी भी अपनी जगह सही सलामत खड़ी थी। पोस्ट के बचे हुए चीनी जवान किसी भी वक्त उससे आग उगलवाना शुरू कर सकते थे, यानी अब सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। बद्री विशाल लाल की जय का नारा लगाते हुए गोपाल और जसवंत उस चौकी पर टूट पड़े और कुछ मिनटों में उन्होंने बचे हुए चीनी सैनिकों को खत्म कर दिया। एमएमजी पोस्ट पर हुए धमाके और 2 हिंदुस्तानी सिपाहियों के कब्जे से बाकी चीनी सैनिक तेज फायरिंग के साथ वापस उस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। गोपाल ने फायरिंग की पोजीशन ले ली थी, पर उनके अपने ग्रेनेड हमले की वजह से वहां कवर नहीं बचा था। बचपन से अपने घर में एक एक चीज को हर तरह से इस्तेमाल कर कम साधनों में भी घर चलाना जसवंत ने अच्छी तरह सीखा था। इसी परवरिश का नतीजा था कि जसवंत ने फैसला किया कि उस एमएमजी को तबाह ना करके उससे हिंदुस्तानी पोस्ट को मजबूत किया जाए। उसके अंदर का किशोर लड़का इस बात से भी चहक रहा था कि दुश्मन को उसी के हथियार से सबक सिखाने में कितना मजा आएगा। जसवंत ने एक ही झटके में उस भारी भरकम एमएमजी को अपने कंधे पर उठा लिया। ग्रेनेड के धमाकों से बाकी चीनी सैनिकों का ध्यान अब तबाह हो चुकी एमएमजी पोस्ट पर गया और उन्हें दिखाई दिए 2 हिंदुस्तानी सिपाही। चीनियों ने अब जसवंत और गोपाल की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे ही मौके के लिए त्रिलोकी सिंह कवर फायर पोजीशन पर डटे थे। वो एमएमजी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे चीनी सैनिकों पर निशाना लगाने लगे। उधर गोपाल सिंह ने भी अपने कंधे पर भारी बोझ लादे हुए जसवंत को कवर फायर देते हुए हिंदुस्तानी पोस्ट की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। एक बार को जसवंत को लगा कि वहीं खुले मैदान में एमएमजी लगाकर आने वाले चीनी सैनिकों को रोक दे, पर उसे एहसास था कि इस भारी हथियार को हिंदुस्तानी पोस्ट तक पहुंचाना ही अब उनका मिशन है। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। त्रिलोकी सिंह की कवर फायर ने कुछ देर के लिए चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। जसवंत और गोपाल कभी झुककर आगे बढ़ते और कभी चट्टानों के पीछे छुपकर फायरिंग थमने का इंतजार करते। तभी एक ग्रेनेड उनके बहुत पास आकर फटा और गोपाल को बुरी तरह जख्मी कर गया। धमाके से जसवंत को भी थोड़ी चोट आई, पर जसवंत को इस बात से तसल्ली हुई कि एमएमजी सही सलामत थी। उसने गोपाल का नाम पुकारते हुए पीछे देखा तो उसे शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि एक महज ढेले भर का बारूद एक जीते जागते सिपाही को शहादत के मुकाम पर छोड़ आता है। गोपाल ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, पर उस धमाके से लड़खड़ा कर वो अब दुश्मन के सीधे निशाने पर आ गया। आखिरी वक्त पर भी अपने साथी को बचाने के लिए गोपाल ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार बंद होती आंखें, रुकती सांसें और बंदूक पर कमजोर पड़ती पकड़ उसके हौसले पर भारी पड़ गई और इसी का फायदा दुश्मन ने उठाया और दर्जनों गोलियां गोपाल के सीने में उतर गईं। गोपाल सिंह! जसवंत जोर से चीखा। इनको पोस्ट तक नहीं जाने देना। इतना कहकर गोपाल सिंह ने अपनी आखिरी सांस ले ली। हिमालय की रक्षा ने इस वक्त एक और आहुति मांग ली थी। अपने फर्ज से लाचार जसवंत के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब वो दुगनी गति से हिंदुस्तानी पोस्ट की तरफ भागने लगा। यहां जसवंत के पैर तेज चल रहे थे तो वहीं त्रिलोकी सिंह ने अपनी राइफल को एक पल भी सांस नहीं लेने दिया। उसने अपनी कवर पोजीशन से लगातार फायरिंग करते हुए दुश्मन को पीछे रोक कर रखा था और दुश्मन जसवंत पर सीधा निशाना नहीं लगा सका। जोश, होश और जज्बे से भरपूर त्रिलोकी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया, पर अब गोलियां खत्म हो चली थीं। त्रिलोकी ने अपने आखिरी ग्रेनेड दुश्मन की ओर उछाल दिए और कुछ पल के लिए धमाकों के बाद वहां धुएं और धूल का बादल छा गया। त्रिलोकी इसका फायदा उठा सकता था और चौकी की तरफ वापस भागकर लौट सकता था, लेकिन उसने अपनी जान के बदले एमएमजी हिंदुस्तानी फौजियों तक पहुंचाने में आखिरी वक्त तक साथ देने का फैसला किया। उस धूल के गुबार में अकेला और निहत्था दुश्मन को कुछ और पल रोकने के लिए लड़ते हुए त्रिलोकी शहीद हो गया। गोपाल और त्रिलोकी की शहादत रंग लाई। जसवंत एमएमजी को हिंदुस्तानी पोस्ट तक लाने में कामयाब हो गया था।
एमएमजी हट जाने के बाद हिंदुस्तानी चौकी में भी नई जान आ गई थी और एक बार फिर चीनी सैनिकों को गढ़वाल राइफल्स के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। कुछ पल के लिए जसवंत ने बंकर के साए में अपनी सांसों को काबू में किया। उसे बार बार गोपाल की आखिरी बात याद आ रही थी, वही गोपाल जिसने जसवंत को बचाने के लिए अपने सीने पर दुश्मनों की गोलियां खाई थीं। जसवंत ने ठान लिया था कि उसके जीते जी चीनी इस चौकी पर कभी कब्जा नहीं कर सकेंगे। इस बार भी चौकी बचा ली गई थी, लेकिन उसकी कीमत गोपाल, त्रिलोकी और ऐसे कई और बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। चीनी सैनिकों की तादाद और अपनी यूनिट को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी कमांडर्स को पोस्ट खाली करके पीछे हट जाने का ऑर्डर दिया गया। हालांकि इसका मतलब कतई नहीं था कि चौकी हमेशा के लिए दुश्मनों के सुपुर्द कर दी जाए। इसका मकसद था कि एक दूसरी चौकी पर इकट्ठा होकर ज्यादा तादाद में जवान और रसद इकट्ठा करके फिर दुश्मन पर हमला किया जाए, ताकि दुश्मन की बार बार हमला करने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाए। पर अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने दुश्मन की गोलियों से शहादत पाते देखने वाले जवान कहां इन शतरंजी चालों में अपनी बहादुरी दिखाने का इंतजार करते हैं। बड़ी मुश्किल से जवानों को पोस्ट खाली करने के लिए राजी किया गया और तय हुआ कि रात के अंधेरे में पोस्ट खाली की जाएगी। पर एक जवान ने पोस्ट छोड़ने से साफ मना कर दिया। ये जवान अपने शहीद हुए साथियों को मन ही मन वचन दे चुका था वहीं पर डटे रहने का, और ये जवान था जसवंत सिंह रावत, जो आज की रात इतिहास के पन्नों में अमर हो जाने वाला था। बाकी जवान और कमांडर्स तय वक्त पर दूसरी चौकी के लिए रवाना हो गए। रात का अंधेरा पसरने लगा था। चौकी अब करीब करीब वीरान हो चुकी थी, सिवाय एक सरफिरे नौजवान के जो अपने कमांडर की बात न मानते हुए किसी भी कीमत पर दुश्मन को वहीं रोक देना चाहता था, चाहे वो कीमत अपनी जान की ही क्यों न हो। जंग हालांकि बस जान देकर नहीं जीती जाती। जसवंत को इस बात का पूरा ख्याल था। अब वक्त था अपने जोश को पूरे होश से साधने का। जो एमएमजी वो दुश्मन से छीन लाया था, अब वही उन दुश्मनों को रोकने वाली थी। पर बस एक आदमी की फायरिंग से कहां चीनी सेना ज्यादा देर तक रुक पाती। जसवंत इसी उधेड़बुन से जूझ रहा था और अचानक उसे यह ख्याल आया कि वो जानता है कि वो चौकी पर अकेला फौजी है। उसकी यूनिट जानती है कि जसवंत चौकी पर अकेला है, लेकिन दुश्मन को कहां पता था कि उनके और नेफा के बीच बस एक अकेला फौजी खड़ा है। काफी देर तक पूरे इलाके में सन्नाटा था। चौकी और उसके चारों तरफ बने संकरे बंकरों में कितने हिंदुस्तानी सिपाही हैं, चीनियों को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जसवंत की पैनी नजर उस पूरे चट्टानी इलाके पर थी जहां से चीनी सेना 3 बार पहले हमला कर चुकी थी। एमएमजी संभाले हुए जसवंत की उंगली ट्रिगर पर थी और 1 सेकंड में हरकत में आने को तैयार थी। तभी सामने से कुछ आहट हुई। जसवंत के मन में आया कि अब हमला शुरू हो चुका है और वो फायर करने ही वाला था कि तभी उसे समझ आया कि वो आवाज किसी जंगली जानवर की थी। आखिर आज होश जसवंत के जोश को साधे हुए था। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसने गलती से गोली चला दी होती तो दुश्मन को उसकी सटीक पोजीशन का पता चल जाता और अगला हमला उसके लिए जानलेवा ही होने वाला था। कुछ घंटे ऐसे ही इंतजार में बीते। जसवंत हर गुजरते लम्हे का शुक्रगुजार था। इसलिए नहीं कि ये पल उसकी जिंदगी को कुछ वक्त के लिए ही सही पर बढ़ा रहे थे, बल्कि इसलिए कि दुश्मन को आगे बढ़ने के लिए और इंतजार करना पड़ रहा था, और इससे भी ज्यादा कि उसकी यूनिट को और उसकी फौज को मुंह तोड़ जवाबी हमला करने की तैयारी का कीमती वक्त मिल रहा था। आखिरकार दुश्मन का सब्र भी जवाब दे गया और जसवंत ने देखा कि 10-12 सैनिकों की टुकड़ी दबे पांव चौकी के दाएं बंकर की तरफ बढ़ रही है। जसवंत ने बिना आवाज किए अपनी मशीन गन को उनकी तरफ मोड़ दिया और इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि इनमें से अगर एक भी आदमी बचकर वापस जाने में कामयाब हो गया तो वो अपने कमांडर्स को बता देगा कि हिंदुस्तानी पोस्ट पर एक ही सिपाही है, और तब वो पूरी ताकत से चौकी पर हमला कर देंगे।
इसी वजह से जसवंत ने इत्मीनान रखा और उस टुकड़ी को पूरी तरह अपनी मशीन गन की पहुंच तक आने दिया। सब्र और होश अपना काम कर चुका था और अब जोश की बारी थी। ट्रिगर पर सधी उंगली हरकत में आ गई और कुछ ही पलों में घंटों तक पसरा सन्नाटा आखिर टूट गया। दर्जनों मशीन गन की गोलियां मंजिल पा गई थीं और दुश्मन की वो टुकड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही शांत हो गई। लेकिन ये वक्त अपनी छोटी सी जीत पर खुश होने का नहीं था। अंधेरे में आग उगलती मशीन गन ने कुछ पल के लिए इतनी रोशनी की थी कि पीछे इंतजार करते दुश्मन सैनिकों को उसकी जगह का अंदाजा हो गया था और अगला हमला यकीनन उसी जगह पर होने वाला था। जसवंत ने फौरन अपनी पोजीशन बदली और अंदाजा लगाया कि अगली बार दुश्मन बाईं तरफ के बंकरों पर हमला करेगा। उसने बाईं तरफ निशाना लगाती हुई दूसरी मशीन गन पर मोर्चा संभाल लिया। कुछ घंटे और बीते और जसवंत का अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। अगला हमला बाईं तरफ से ही हुआ था, पर इस बार दुश्मन की तादाद पहले से ज्यादा थी। जसवंत की सटीक फायरिंग ने काफी दुश्मनों को मार गिराया और उस हमले को भी शिकस्त दी, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ सैनिक वापस अपने खेमे की तरफ लौटने में कामयाब हो गए। जसवंत ने अंदाजा लगाया कि क्योंकि दाईं और बाईं तरफ हमला कामयाब नहीं हो पाया, दुश्मन अब की बार बड़ा हमला करेगा और इस बार शायद हमला हर तरफ से होगा। उसे किसी तरह दुश्मन को यह जताना होगा कि हर तरफ बंकरों में सिपाही निशाना लगाए बैठे हैं, ताकि दुश्मन अपने अगले हमले की तैयारी में और वक्त ले और एक जवाबी हमला करने के लिए उतना ही वक्त उसकी यूनिट के साथियों को मिल जाए। उसने झुककर तेजी से सारे बंकरों का चक्कर लगाया। बहुत मुश्किल से अपने शहीद हुए साथियों के बेजान शरीरों से उनकी बंदूकों को अलग किया और बंदूकों को इस तरह जमाया कि दुश्मन को बस बंदूक की नली साफ साफ दिखाई दे। खुशकिस्मती से दुश्मन ने इस दौरान कोई हरकत नहीं की। ये काम पूरा करने के बाद जसवंत को ख्याल आया कि सिर्फ बंदूक की नलियां देखकर दुश्मन कितनी देर रुकेगा। बंकर पूरी तरह भरे होने का गुमान दिलाने के लिए जसवंत ने एक एक करके उन बंदूकों से फायर करना शुरू कर दिया और इस बात का ख्याल रखा कि कभी वो दाईं तरफ के बंकर से गोली चलाता तो कभी बाईं तरफ के बंकर से। निशाना लगे या नहीं ये उस वक्त जरूरी नहीं था, पर यह जरूरी था कि पोस्ट के चारों तरफ से गोलियां चलें और दुश्मन इस बात पर ध्यान दे। इस कवायद से दुश्मन को लगा कि हिंदुस्तानी फौजी पूरी पोस्ट के चारों तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं। भूख, प्यास, दर्द, तकलीफ, थकान सब भुलाए बैठा था वो जवान। उसे गोलियां भी बचाकर रखनी थीं ताकि दुश्मन को और देर तक पीछे रोका जा सके। जसवंत कुछ देर के लिए एक जगह शांत बैठ गया। अचानक उसके पीछे से कुछ आहट हुई और जसवंत ने फौरन अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। वो गोली चलाने ही वाला था कि उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अपने घर से मीलों दूर छुपते हुए सेला अपने जसवंत के पास आ पहुंची थी। जसवंत ने फौरन उसका हाथ पकड़कर नीचे बंकर में खींच लिया ताकि दुश्मन की नजर चौकी पर हुई हरकत पर ना पड़े। सेला और जसवंत ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। लगा कि बस देखते रहें ऐसे ही। और कहने को भी कितना कुछ था, पर वक्त कहाँ था। आखिरी हमला हुए कुछ घंटे बीत चुके थे और अगला हमला कभी भी हो सकता था। जसवंत ने जल्दी ही सेला को अपना प्लान समझाया और उसे बंदूक में गोलियां भरना सिखाया। अब जसवंत अलग अलग पोजीशन से फायर करता और सेला ठीक उसके बाद उन्हीं बंदूकों को गोलियों से फिर लैस कर देती। इस काम के बंटवारे से जसवंत अब दुगनी गति से निशाना लगा रहा था और दर्जनों चीनी सैनिकों को मार गिरा चुका था। आखिरकार चीनियों का सब्र जवाब दे गया। जिस हमले का अंदेशा जसवंत को घंटों से था, वो अब शुरू हो चुका था। दुश्मन पहले से कई गुना तादाद में चौकी पर टूट पड़ा। जसवंत ने मौका देखकर एमएमजी संभाल ली और सेला से भागकर वापस अपने गांव लौट जाने की विनती करने लगा, पर सेला कहां मानी। उसने तो साफ मना कर दिया। वक्त बहस का नहीं था।
जसवंत ने फिर फायरिंग शुरू कर दी थी। न जाने कितने दुश्मनों को वो अपना निशाना बना चुका था, पर एक लहरों की तरह दुश्मन की टुकड़ियां एक के बाद एक हमला किए जा रही थीं। मशीन गन की गोलियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगीं। जैसे चीनी और पास आने लगे, उसने ग्रेनेड से भी हमला शुरू कर दिया और ऐसे ही एक ग्रेनेड का शिकार सेला हो गई। वो जसवंत से किया अपना वादा निभा गई। अपने प्यारे इलाके को बचाते हुए सेला ने भी शहीद कहलाने का हक जीत लिया था। जसवंत ने अपनी सेला को खो दिया था। वो उस पर आंसू बहाता उसके पहले दर्जनों चीनी सिपाही बंकर में घुस चुके थे। आखिरी वक्त पर भी जसवंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कुछ और चीनियों को मार गिराया और उस बंकर में दोनों तरफ से हुए हमले में गढ़वाल का ये वीर शहीद हो गया। लेकिन उसकी शहादत बेकार नहीं गई। एक रात जसवंत की यूनिट के लिए काफी थी और अगले ही दिन वापस हमला करके चौकी पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया गया। चीन के कोई 300 सैनिक मारे गए थे। राइफलमैन जसवंत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी यूनिट 4 गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑनर नूरानांग से नवाजा गया।